जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 186% बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को फरवरी में घोषणा। आखिर ये बड़ी खबर है। आज 2, 3, 4 अखबार कह रहे हैं और नया तंत्र लेके आएगी सरकार। ना 8वां वेतन आयोग होगा, ना आपका डीए मर्ज होगा। किस बात पर विचार कर रही, क्या है मीडिया रिपोर्ट्स और क्या है आज की अखबार की हेडलाइंस, इसके बारे में। और मैं बात करूंगा सीधा सीधा दोस्तों, यह साइबर आपके साथ साइबर धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, तो 29 पेज की एक एडवाइजरी मोटा मोटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं बात करूंगा सबसे पहले कि एक जवान ने अपने बेटे की जिंदगी के लगाई गुहार, जरा सुनना और करना उसकी मदद। और सबसे पहले मैं बात करूंगा सेना अध्यक्ष द्विवेदी साहब का, यानी पूरे देश को नए साल पर क्या है संदेश, और देखते हैं ये वीडियो। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने सीधा एक संदेश दिया है, सेना अध्यक्ष का नव वर्ष संदेश जारी है। मैं भारतीय सेना की ओर से सभी देशवासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए सुख, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। नव वर्ष के इस पावन अवसर पर हम स्वयं को राष्ट्र की सेवा में सदैव समर्पित रखने का संकल्प लें। हमारा सामूहिक योगदान ही देश की सुरक्षा, विकास और गौरव को सुनिश्चित करेगा। आइए वर्ष 2025 में हम सब मिलकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रण लें। जय हिंद, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सेना अध्यक्ष। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल जबरदस्त उन्होंने कहा है। इसके साथ उन्होंने अपने सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कहा है, लेकिन देशवासियों को कहा है आओ मिलकर इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाएं, हमें आपका भी सहयोग चाहिए। और आप ये देखिए वीडियो, और ये वीडियो ये आपको कह रहा है, यानी इनके जो सैनिक हैं उनके हाथ में है तिरंगा, और वो विश्वास दिला रहे हैं जब तक हमारी जान है आप सुरक्षित हो और ये तिरंगा सुरक्षित है। दोस्तों तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर कई प्रकार की खबरें आ रही हैं। अब एक नया तरीका होगा, मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं। आखिर वो तरीका क्या होगा? सबसे पहले मैं पुराने तरीके की बात करूं कि आपका ये जो पे कमीशन का मामला है ये अब बंद होने जा रहा है। उन्होंने कहा है जैसा कि आपका वेतन आयोग, दूसरा वेतन आयोग जिसमें आपकी वृद्धि हुई थी 14.2% आपकी पे पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी, और न्यूनतम आपकी पे थी 70 रुपए। अभी हम 70 से 18,000 तक पहुंचे हैं। 70 रुपए से 18,000 तक का जो सफर है, इसके बारे में नजर डालते हैं तो आपका सेकंड सीपीसी में 70 रुपए आपका न्यूनतम वेतन था पे लेवल 1 का, और तीसरा सीपीसी था उसमें 196 रुपए पर महीने था, जो कि अभी 18,000 है, और उसमें 20.6% की बढ़ोतरी हुई। चौथा जो पे कमीशन था उसमें 27.6% की बढ़ोतरी हुई, और न्यूनतम वेतन था 750 रुपए, जिसमें हम लोगों की एंट्री हुई थी लगभग 86 के बाद। अभी मैं बात करूंगा 5वां पे कमीशन, 31% की बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम वेतन था 2,550। 6वां 1.86 फिटमेंट फैक्टर यहां से लागू होता है, पहले फिटमेंट फैक्टर नहीं था। छठे वेतन आयोग से फिटमेंट फैक्टर 1.86, 54% की वृद्धि हुई थी, और 7,000 न्यूनतम वेतन हुआ था, बिल्कुल 2,550 से बढ़कर सीधा 7,000। उसके बाद 7वां पे कमीशन जो 1 जनवरी 2016 से, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया गया, और 14.29 यानी सबसे कम वृद्धि परसेंटेज में, और न्यूनतम वेतन आपका 18,000। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर 1 जनवरी 2026 से क्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। सबसे पहला सवाल है, ये वेतन आयोग लेकर आ रहे हैं या नहीं ले रहे। इसके ऊपर उन्होंने चुप्पी साध रखी है, लेकिन अब धीरे धीरे ये बात निकल के आ रही है कि वेतन आयोग नहीं आएगा, और इसमें उन्होंने कहा है 1/1/2026 को महंगाई भत्ते की दर और 8वें वेतन आयोग द्वारा न्यूनतम वेतन में की जाने वाली वृद्धि को ध्यान में रखकर किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि न्यूनतम वेतन के हिसाब से 20% की वृद्धि हो सकती है। अब जो आज की खबरें वो क्या कह रही हैं, 8वां वेतन आयोग नए साल का अपडेट, क्या केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी 186% सैलरी, यानी 186% बढ़ोतरी।
186% बढ़ोतरी का आखिर क्या कयास है, इसमें क्या किस तरीके से बढ़ेगी। उन्होंने कहा केंद्र सरकार के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बारे में सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसमें पूरे देश में व्यापक बहस छिड़ गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्यसभा में घोषणा की कि नए वेतन आयोग की गठन की कोई योजना नहीं है। इस अपडेट से 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को निराश किया था। अब ये कह रहे हैं क्या केंद्रीय कर्मचारियों को 186% वेतन वृद्धि से पहले ये कह क्या रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारियों के प्रदर्शन और मुद्रास्फीति दरों के आधार पर वेतन और पेंशन को समायोजित करने के लिए एक नई प्रणाली पर विचार कर सकती है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक वेतन आयोग ढांचे से अलग होगा, जो आमतौर पर हर दशक में वेतन में संशोधन करता है। रिपोर्ट्स बताती है कि सरकार एक अधिक गतिशील प्रणाली के साथ आ सकती है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि मुआवजा आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप हो। अब इन्होंने ये कहा है, इसका मतलब यह है कि अब ये वेतन आयोग नहीं, एक नया तरीका ला रहे हैं जिसके अंदर मुद्रास्फीति जो डीए बेस्ड है, जिसके हिसाब से डीए आपका बढ़ता है उसी हिसाब से एक फिटमेंट फैक्टर और बढ़े ताकि 10 साल में उसका संशोधन किया जाए। और तो दोस्तों आपने ये तो समझ लिया होगा कि सरकार ये जो रिपोर्ट्स आ रही एक अखबार नहीं दूसरा भी कहता है नए मुआवजा तंत्र की खोज, केंद्र सरकार के वेतन और पेंशन के समायोजन के तरीके में बदलाव की पूरी संभावना, सरकार वेतन आयोग के दशकीय मॉडल से हटकर यानी 10 साल का मॉडल हटकर मुआवजे को संशोधित करने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार कर रही है। यह नई रणनीति वेतन और पेंशन समायोजन में कर्मचारी प्रदर्शन, मुद्रास्फीति दर जैसे कारकों को शामिल कर सकती है, जिससे मुआवजे के लिए को अधिक गतिशील और उत्तरदायी दृष्टिकोण की पेशकश की जा सकती है। यदि इसे लागू किया जाता है तो यह परिवर्तन कर्मचारी और पेंशन भोगी को वर्तमान आर्थिक स्थितियों के साथ अधिक निकटता से जोड़ेगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में निष्पक्षता और पर्याप्तता सुनिश्चित करेगी। अब इन्होंने प्रदर्शन की बात की है, यानी आपके परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करेगा और परफॉर्मेंस के साथ साथ इन्होंने कहा है कि हम ऐसा नया तंत्र लाएंगे जो मुद्रास्फीति की बेस पर होगा, जिस तरह का आपका डीए डीआर होता है दोस्तों। अब जैसा कि इन्होंने ये नया तंत्र है और नया तंत्र का एक प्रायोजन और एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने एनपीएस के जरिए किया था। यानी आपने देखा होगा पहले 50% पेंशन का प्रावधान था जिसको हम ओपीएस बोलते थे। 2004 से ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एनपीएस लागू किया, यानी तमाम केंद्रीय कर्मचारी डिफेंस फोर्सेस को छोड़कर इन्होंने एनपीएस के दायरे में लेके खड़ा कर दिया। जब इन्होंने प्रसार किया तो सारे लोग खुश हो गए कि मार्केट में पैसा लगेगा और ये पैसा 50% पेंशन से ज्यादा भी आर्थिक लाभ होगा। लेकिन आज वो लोग सिर पटक रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। अभी एनपीएस की जगह आपने देखा होगा यूपीएस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम लागू किया है। अब उसमें कोई चीज इंश्योर ही नहीं है कि कितना मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि जो मेजर थपथपा रहे हैं ये एनपीएस में नहीं आए, इन्होंने अपनी 50% पेंशन को सुनिश्चित करके रखा और ये देश के नेता हैं। भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि व्यक्ति काम के बदले में वेतन पाए और समान काम के बदले में समान वेतन पाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में जनप्रतिनिधियों के साथ ही दोहरा आचरण किया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, केंद्र के मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इन सब ने संवैधानिक तरीके से और कानून बना करके अपने अपने वेतन की, अपने अपने भत्ते की और अपने अपने पेंशन की व्यवस्था की हुई है। ये व्यवस्था संविधान प्रबद्ध माध्यमों से हम लोगों ने की है। लेकिन दुखद है इस देश में लाखों की संख्या में ऐसे जमीनी जनप्रतिनिधि हैं जो जमीनी धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। विकास की जो भी योजनाएं हम यहाँ बनाते हैं जमीनी धरातल पर उनको लागू करने का काम वही करते हैं। वो प्रत्यक्ष जनता के संबंध में रहते हैं। लगातार जन समस्याओं को लेकर के उन्हें 24 घंटे काम करना होता है। हमने इन बड़े जनप्रतिनिधियों के लिए संविधान के तौर तरीके से वेतन की, भत्ते की और पेंशन की व्यवस्था कर दी। भारत अकेला ऐसा देश होगा शायद जिसने संवैधानिक रूप से 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया
और स्थानीय निकायों को चलाने के लिए जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक रूप से व्यवस्था की, उनके अधिकार दिए, उनके दायित्व दिए, लेकिन जो कुछ उनको नहीं दिया वह था उनका वेतन नहीं दिया, उनका भत्ता नहीं दिया और उनका पेंशन नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं इस सदन से, इस सौतेले और इस दोहरे आचरण का आधार क्या है? क्या वह जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या उनके परिवार नहीं होते, उनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें अपने माँ बाप की चिंता नहीं करनी होती, अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती? आखिर किन कारणों से आज तक हमने संवैधानिक रूप से उनके लिए यह व्यवस्था नहीं की? स्थानीय आधार पर सरकारें, मुख्यमंत्री दया की तरह उनको वेतन, उनको भत्ता देते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनको नियंत्रित करती है। यह दोहरा आचरण इस देश में समाप्त होना चाहिए। अगर हम संविधान संशोधन लेकर के जनप्रतिनिधियों को लाए थे तो हमें उस कानून में यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम उन्हें आर्थिक रूप से समस्त बनाते। हमने नहीं किया, हमने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, हमने उन्हें अधिकारियों के आधार पर छोड़ दिया है। और इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी अपेक्षा है, सरकार संविधान संशोधन करे 73वें और 74वें संशोधन में, और अपने सारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए वेतन की, भत्ते की और ये देश के वो महान सेवक हैं जो देश की सेवा निस्वार्थ भाव से और बिना निशुल्क और निस्वार्थ भाव से करते हैं। ये देश के खाकी वाले नेता हैं, खादी वाले नेता। खादी वाले नेताओं का ये हाल है, और जहां पेंशन नहीं थी उनकी भी वकालत कर रहे हैं। जरा आप ये वीडियो आपके सामने प्रत्यक्ष है दोस्तों। तो ये है कि यानी हमारी पे पेंशन सुविधा सारी बरकरार रहे, और जो कर्मचारी हैं उनको बस पेंशन से आप वंचित कर दीजिए। आप देखते हैं कि पे कमीशन का दबाव की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब इन्होंने 186% की बात कही, तो ये फिर कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के सचिव श्री गोपाल मिश्रा जी ने हालिया बयान से केंद्र सरकार और कर्मचारियों में उत्साह तो भर दिया है। उन्होंने संकेत किया कि अगला वेतन आयोग कम से कम 2.86 फिटमेंट फैक्टर के प्रस्तावित हम करेंगे, जिससे वेतन में इतनी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अब कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि आइए 186% की जगह कहीं ना कहीं 1.86 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, और यह थोड़ा रिलायबल है, यानी किसी न किसी मैकेनिज्म के तहत आपको यह सरकार क्या दे सकती है, यह आप समझ सकते हो। तो पहले बात सरकार ये देगी या नहीं देगी, इस पर ही संशय बहुत बड़ा बना हुआ है, और देगी तो किस प्रकार देगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लगातार इनके ऊपर अब देशव्यापी हड़ताल के लिए जितने आपके केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संगठन है वो उन्होंने एक मीटिंग की है। अब सरकार के ऊपर किस तरह दबाव बनाया जाता है, लेकिन इन्होंने ये जरूर बताया है कि सरकार की हालिया घोषणा के मद्देनजर केंद्र सरकारी कर्मचारियों के प्रसंग ने इस डिसीजन पर तेजी लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समुदाय के भीतर इस मुद्दे की तत्कालिकता और महत्व को रेखांकित करती। उन्होंने बोला जल्दी से जल्दी आप डिसीजन लीजिए, ताकि इन जो कर्मचारियों में जिस तरह की भावना उत्पन्न हुई है उस पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। तो दोस्तों ये थी अपडेट आज 2-3 पेपरों ने। सबसे बड़ा है कि नया तंत्र और नया तरीका, और ये मुद्रास्फीति बेस होगा। मुझे लग रहा है इसमें डीए के अंदर भी कहीं ना कहीं छेड़खानी होने की संभावना है, जैसा कि इन मीडिया रिपोर्ट से लग रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हमने कहा दोस्तों, साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। हर प्रकार के मैसेज आते फोन पे, हर प्रकार की एप्लीकेशन आती। तो www.cybercrime.gov.in ने एक 29 पेज की एडवाइजरी जारी की है। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हो, अपना पैसे का लेन देन करते हो, या आप मोबाइल ऑपरेट करते हैं, या आप कोई भी गतिविधि करते हैं, तो आप इससे बच सकते हैं। जैसे उन्होंने 22 उन्होंने पेजों पर संकलित किया है कि फर्जी क्रेडिट कार्ड आए, फर्जी क्रेडिट मैसेज फ्रॉड, फेसबुक सोशल मीडिया पर अनजान से दोस्ती, फर्जी लोन एप्लीकेशन, टेलीग्राम चैनल, वर्क फ्रॉम होम एंड फ्रॉड, गूगल पर पड़े फर्जी हेल्पलाइन नंबर, गूगल आदि सर्च, फर्जी वेबसाइट, न्यूड वीडियो कॉल फ्रॉड, फर्जी फोन कॉल फ्रॉड, ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन बिक्री, स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन से फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड, एसएमएस फॉरवर्डर, एपीके फाइल से फ्रॉड, कार्ड स्कीमिंग डिवाइस कार्ड बदलना, चार्जिंग केबल, वाईफाई से डाटा चोरी, फर्जी फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर, जीवन साथी डेटिंग ऐप से फ्रॉड, शहरों गांव में घूमकर धोखाधड़ी, फेक नोटिस दस्तावेज से सावधानी,
साइबर अपराध का नया ट्रेंड, डिजिटल अरेस्ट, निष्कर्ष, क्या करें क्या न करें। ये तो आपको ये पीडीएफ चाहिए 29 पेज की, मैं पूरा विस्तार में नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने A to Z कवर कर दिया है कि आपके दिमाग में ये सब चीजें होनी चाहिए। इसलिए डू एंड डोंट्स जो अपनी फौजी भाषा में कहते हैं, क्या करें क्या न करें, इस तरीके के आपके मोबाइल में आएंगे। ये आएंगे, साइबर अपराधी आएंगे, करेंगे, और फिजिकली भी जाएंगे, फोन कॉल करेंगे, एसएमएस करेंगे, सब करेंगे, लेकिन आपने बचना कैसे, इसका उपाय पूरा 29 पेज की डायरी में दिया है। आप इसको देख सकते हो, ले सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब मैं बात कर रहा हूं, आप जैसा कि सेना का जवान है, आप देखते हो हरप्रीत सिंह, ये दिल्ली में पोस्टेड है एमओडी में, और ये बॉम्बे इंजीनियर्स का एक साइपर है, और इसके बेटे का इलाज आरआर हॉस्पिटल और एम्स में चल रहा है, लेकिन जो इलाज के लिए इसको टीका चाहिए वो 27 करोड़ रुपए का है। आप देख सकते हो, एक हमारा एयरफोर्स का और जवान है, वो 15-16 करोड़ के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और एक और जवान है, आप इनका वीडियो देखिए, आप इनका स्क्रीनशॉट है जो इन्होंने गुहार लगाई है सभी भूतपूर्व सैनिकों से, अधिकारियों से, देश की जनता से कि हमारे बच्चे की जान बचाने में हमारा सहयोग करें, हमारी मदद करें। आप इनकी विनम्र अपील सुनिए और इनकी मदद करिए। धन्यवाद। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आप सबका अपना आसियार। इस वक्त हमारे देश के एक जवान सैनिक जो मेरे साथ हैं, जिनका बच्चा एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है, जिसका इलाज बहुत ज्यादा कॉस्टली है। मैं भारत सरकार और आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस सैनिक के कारण, जिन जवानों के कारण हम अपने घरों में सेफ हैं, हम सो पा रहे हैं, जो अपने घर बार छोड़कर ड्यूटी दे रहे हैं वहां पे ठंड और गर्मी के मौसम में, आज उनको मदद की जरूरत है, तो सारा देश मदद करने के लिए सामने आए। आगे की फर्दर डिटेल्स ये आपको खुद बताएंगे। जय हिंद। मेरा नाम हरप्रीत सिंह और ये मेरा बेटा स्मित सिंह, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, जिसका नाम है डीएमडी। इस बीमारी में बच्चे के सारे मसल्स वीक हो जाते हैं, जैसे अंदर और बाहर के दोनों डॉक्टर्स ने बताया है, और इसका इलाज जो है डॉक्टर्स ने 27 करोड़ रुपए बताया, जो कि अमेरिका से आना है, जो मेरी पहुंच से बाहर है। तो कृपया सारे देशवासियों से मेरे निवेदन है कि मेरी हेल्प करें, ताकि मेरे बच्चे की जिंदगी बच सके। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पैसों के कारण खत्म हो जाए, तो प्लीज मेरी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें ताकि मेरा बच्चा बच सके। जय हिंद। जय हिंद। सेना के सभी अधिकारीगण, जेसीओ साहबान और मेरे जवान जो सेना में नौकरी कर रहे हैं और जो फिर पेंशन जा चुके हैं, सभी से मेरी सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं साइपर हरप्रीत सिंह जो दिल्ली में इस समय पोस्टेड हूँ। ये मेरा बच्चा स्मित सिंह जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है, इसका इलाज आरआर हॉस्पिटल दिल्ली और एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में चल रहा है, जहाँ उनके इलाज के लिए उन्होंने बताया कि इसका इलाज यहाँ पे नहीं है, इसका इलाज अमेरिका से आना है, जिसके खर्चा लगभग मुझे 27 करोड़ रुपए बताया गया है। तो मेरे सभी देशवासियों से निवेदन है कि वो मेरी बढ़ चढ़ कर मदद करें, और मेरे जवानों से खासकर जो पेंशन जा चुके हैं या नौकरी कर रहे हैं। तो ये मेरा बच्चे का QR कोड है, जिसमें नंबर भी मेरी वाइफ का नंबर लिखा हुआ है, जो मैं आपको वीडियो में बता दिया जाएगा आपको। तो खास सभी से मेरा निवेदन है कि मेरी बढ़ चढ़ कर मदद करें, खासकर मेरे जो यूट्यूबर भाई हैं जो सेना में हैं इस समय, सभी से मेरी निवेदन है कि वो मेरी इस प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि मेरी मदद हो सके, मेरे बच्चे की जान बच सके। जय हिंद।